Hello everyone. Now we are going to start a new chapter, electrochemistry. In this chapter, we will study about different type of cells, Faraday's laws, and in this video, we will discuss about conductance and conductivity. So let's begin. First of all, we need to know what is electrolytes. तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में ब्रेक कर जाते हैं. जस्ट लाइक इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे इनको डिस्टिंग्विश करें. तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट होते हैं. जैसे ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है. तो ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं. तो ये होता क्या है इनमें, ये 100% मतलब पूरा का पूरा डिसोशिएट कर जाते हैं पानी में जाने से. मतलब अगर HCl को पानी में डालेंगे तो वो H+ और Cl- बना देता है, और वो पूरा 100%. और वहीं ये जो होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे वीक एसिड और वीक बेस होते हैं. जैसे कि ये हमारा वीक बेस है, ये वीक एसिड है. तो ये क्या करते हैं, मतलब ये पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, इन द सेंस ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर एक रिएक्शन है हमारी, CH3COOH को डिसोशिएट करते हैं, ठीक है. तो होगा क्या, बेसिकली अगर हम CH3COH को डिसोशिएट करेंगे तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगी, ठीक है. और यहाँ पे CH3 है, जो भी है CH3COOH, ठीक है. तो ये हमारा CH3COO- प्लस, सॉरी O+OH-, ठीक है. ऐसे ओ नहीं है, हाँ ठीक है. तो ये ऐसे डिसोशिएट करेंगे, और ये रिवर्सिबल है, मतलब ये ज्यादा डिसोशिएट नहीं करेंगे, आधे आधे मतलब बीच में रहेंगे. इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा इनका, लेकिन जो भी आएगा ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करेंगे कभी भी. तो ये हमारे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. चलिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो देख लिया हमने. अब हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में जानते हैं. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जो हमारी, हम जिसपे करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वो उसको केमिकल रिएक्शन करवा देता है या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. तो बेसिकली हमारे दो टाइप के, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है. अच्छा, एक बात सुनिए, जैसे कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो गेन कर रहा है यानी वो रिड्यूस हो रहा है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनोड हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और कैथोड हमारा उसे गेन कर रहा है. तो एनोड ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, इन द सेंस करंट हमारे ऐसे फ्लो कर रही है बैटरी के द्वारा, यहाँ से यहाँ तक. तो जब ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ना, अगर हम करंट को ऐसे फ्लो करते हैं तो. और अगर हम करंट का सर्किट बदल देंगे तो फिर ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन होगा वहां पे एनोड होगा, ठीक है. अब ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जैसे कि प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, और ये NaCl का सॉल्यूशन है, मोल्टेन NaCl है इसमें. तो मोल्टेन NaCl में क्या होता है कि हमारा देख रहा होगा कि Cl- उधर डिपोजिट हो रहा है, मतलब वहां से Cl2 गैस निकलेगी, और इधर Na+ है तो वहां पे Na सॉलिड निकलेगा. अब वो कैसे, तो देखिए, एनोड की एक रिएक्शन लिखेंगे हम, एक एनोडिक रिएक्शन होगी, एक कैथोडिक. तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ये बात है. तो एनोड पे हमारा जो 2Cl- है, ये चेंज होके Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि करंट पास हो रहा है इसके अंदर से. तो ये गैस है, यही तो बबल्स दिख रहे हैं वहां पे. और कैथोड पे क्या होगा, और एथ कैथोड क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए. तो एथ कैथोड और कुछ नहीं होगा, हमारा एक Na+ होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, और वो Na सॉलिड बना देगा, और वो वहां पे डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब वहां पे मतलब डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड. तो ऐसे एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन है. अच्छा, एक और बात, अगर इसमें हमारा कैथोड, ये मोल्टेन स्टेट में लिए थे ना, मोल्टेन NaCl, अगर हम इसमें एक्वस NaCl लें, क्योंकि एक्वस में भी आयन से ब्रेक करते हैं, मोल्टेन में भी ब्रेक करते हैं, तो अगर हम एक्वस लेंगे
तो हमारा जो NaCl है ना, वो वहां पे नहीं आएगा, उसके जगह पे वाटर आ जाएगा। और इसका रीजन ये है कि हमारा वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है NaCl के, मतलब Na के, Na से। तो फिर यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। वाटर का रिडक्शन कैसे होगा, देखिए, वाटर का रिडक्शन हमारा होगा कुछ इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पे एक 2H2O होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक 2H2O होगा, जो कि हमारा रिड्यूस करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, और वो बन जाएगा हमारा H2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो H2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। कि NaCl इतना बढ़िया नहीं है एजेंट। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक नॉर्मल सी रिएक्शन थी। तो हमने दोनों रिएक्शन देख ली, एक मोल्टेन NaCl की, एक एक्वस NaCl की, ठीक है। मेन बात ये है कि जब हमें रिडक्शन पोटेंशियल की जो टेबल है हमारी, वो जब हम याद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, और उस टेबल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारा K2SO4 है एक्वस का, तो होगा क्या एट एनोड पे, क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर हमारा एक्वस में है, एक्वस से बाद में लिखते हैं, लेकिन मैंने पहले लिख दिया, मतलब K2SO4 लिख के साइड में एक्वस लिखेंगे। तो इसमें क्या बात है ना, हमारा जो SO4 माइनस है, इसका ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वाटर से, ठीक है। और जो हमारा K2 है, मतलब जो K प्लस है, K प्लस आयन है ना, हाँ, तो जो हमारा K प्लस आयन है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारा वाटर से कम है। यानी दोनों एनोड कैथोड दोनों पे वाटर का ही काम होगा, एक तरफ O2 गैस निकलेगी, एक तरफ H2 गैस निकलेगी, ऐसे हमारा काम होगा। तो क्योंकि वाटर में H2O दोनों होते हैं ना, तो क्या एनोड पे हमारा O2 गैस निकलेगी, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये सब। तो इसमें हमें एक एनोड की रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, तो एट एनोड, ठीक है। तो एट एनोड क्या होगा देखते हैं। एट एनोड हमारा 2H2O हमारा बदल जाएगा किसमें, O2 गैस में। O2 गैस निकल गई, प्लस 4H प्लस, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा O2 की एक रिएक्शन, मतलब H2 की रिएक्शन। और एट कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोडिक रिएक्शन भी तो देखनी पड़ेगी। कैथोड पे क्या हो रहा है देखते हैं, आइए। तो कैथोड पे हमारा क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा, ये एनोडिक रिएक्शन थी, अब मैं कैथोडिक रिएक्शन दिखाता हूँ। हमारा जो वाटर होगा वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एक 2H2 ले लेंगे, हम हमेशा 2H2 ले रहे हैं, तो याद रखिए 2H2 ले लेंगे। अब 2H2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि 2 एटम है, 2 मोल है आई गेस। तो फिर अब यहाँ पे एक H2 गैस निकलेगा ऊपर, और यहाँ पे 2OH माइनस निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये काम हो जाएगा। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसकी कुछ रिएक्शंस। और भी रिएक्शंस है, लेकिन जब तक हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं जानते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे बेसिकली रिडक्शन, मतलब जो रिडक्शन होता है जहाँ पे, वहां पे तो हमारा Cl रहता है मोस्टली, और कॉपर रहता है। लेकिन जहाँ पे हमारा वो हो जाता है ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन में Cl रहता है। और रिडक्शन में जैसे कि अगर हमारे पास Na और वाटर है, तो वाटर ले लेंगे। ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स है, अगर जैसे कि पोटेशियम है और वाटर है, तो वाटर ले लेंगे। या मैग्नीशियम और वाटर है, तो वाटर ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें हर जगह हर बार वाटर ही ले लेना है, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है तो, और इनर्ट इलेक्ट्रोड है उसके अंदर तो, वरना नहीं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज दिए। तो उसमें से फर्स्ट लॉ ये था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इन ऑन लिबरेटेड एट कैथोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। मतलब जो हमारा सब्सटेंस का अमाउंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होगी।
तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, आई इंटू टाइम, मतलब जितना टाइम तक पास करी। तो अगर हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डब्ल्यू लेते हैं तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी हो जाएगा। और जब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू आई टी, और जेड एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा। तो आई टी क्यू हो जाएगा, मतलब जो चार्ज है, और जेड हमारा एक कांस्टेंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो Z हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो Z की वैल्यू हमारी क्या होती है, Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे, मतलब इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे इन द सेंस, मैं लिख देता हूँ Z ई बाय, मतलब 1 फैराडे, ठीक है। मतलब और एक फैराडे की वैल्यू होती है 96500। तो बेसिकली Z की वैल्यू हो जाएगी E बाय 96500, और E क्या है, अपना इक्विवेलेंट वेट है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, और एन फैक्टर आप चार्जेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जितना चार्ज होगा उतना एन फैक्टर होगा। तो ये हमारा जेड है। चलिए अपने जेड को देख लिया। सो फैराडे का फर्स्ट लॉ यही था कि हमारा W इज इक्वल टू जेड आई टी या फिर ई आई टी बाई 96500, और ई हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसी अनुसार हमारा एक और यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर हम करंट 1 एम्पियर ले ले, टाइम 1 सेकेंड ले ले, और तो हमारा क्यू 1 कूलम हो जाएगा, देन हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी, मतलब इससे आप डिफाइन भी कर सकते हैं। अब फैराडे का सेकेंड लॉ क्या था, तो फैराडे का सेकेंड लॉ ये था कि जब हम सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो एक रेशियो में होता है, मतलब वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है उनके। केमिकल इक्विवेलेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक वो लेते हैं हमारा, जैसे कि हमारा एक यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया और एक तीसरा भी ले लिया, ठीक है, और इन सब में एक इलेक्ट्रोड डाले मैंने, ठीक है, सारे मतलब, हाँ, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, मतलब ये नेगेटिव था, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से, ये नेगेटिव था, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से, अब तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले एक कनेक्ट हुआ फिर दो अलग अलग कनेक्ट हुआ, ये तीनों साथ में कनेक्टेड है। तो ये हमारा सेकंड लॉ की पूरी कंडीशन बन चुकी है। अब हमारा बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, कि हमारा एक रेशियो है, मतलब कि हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे कि जो उसका वेट है, मतलब W1, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं W1 की बारी, ठीक है, मतलब एक पहले वाले का वेट W1 अपॉन में E1 ले लेंगे, और इज इक्वल टू W2 अपॉन में E2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मतलब इनका रेशियो सेम रहेगा। और ये W1 W2 ये है जो वेट डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोलाइट पे, जो हमने तीनों इलेक्ट्रोलाइट दिखाए थे, तो उसमें से दो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं अगर हम, तो उस पे से कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट होगा ही ना। तो W1 वो है जो जितना डिपॉजिट हुआ है, W2 वो है जितना डिपॉजिट हुआ है, और उनका इक्विवेलेंट वेट है E1 और E2। तो ऐसे हमारा W1 W2 हो गया, W1/E1 और W2/E2। और अगर देखा जाए तो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है अपना, मतलब इक्विवेलेंट वेट नहीं, इक्विवेलेंट वेट होता है अपना मोलर मास अपॉन में मोलर मास इंटू एन फैक्टर, ठीक है। ये बात तो होती ही है हमारी इक्विवेलेंट वेट की। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर अगर होता है हमारा, तो W1 वेट है, तो ये हमारा गिवन वेट हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा मोलर मास हो जाएगा, और मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W1 बाय मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल्स। तो बेसिकली ये हो गया हमारा मोल्स, जितना डिपोजिट है उसका एन फैक्टर, मतलब जिसका मोल डिपॉजिट हुआ उसी का एन फैक्टर, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसके मोल 1, ये मोल 2 इंटू N फैक्टर 2, ठीक है।
तो ऐसे हम निकाल लेंगे कि हमारा जो मोल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन फैक्टर से, उसके एन फैक्टर से। तो ये हमारा फैराडे का सेकंड लॉ था। अब हम चलते हैं कुछ कंडक्टिविटी के टर्म्स पे, और फिर इन सारे टॉपिक्स को जब आप पढ़ लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तो कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले कंडक्टेंस देख लेते हैं। तो कंडक्टेंस को डिफाइन किया है, इट इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि हमारा जो कंडक्टेंस है जिसकी वैल्यू जी है, जी इज इक्वल टू 1/r, और इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स ही तो हो जाएगी क्योंकि आर एच आर होता है हमारा ओम, तो ओम इनवर्स। अच्छा, हमारे जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्होंने ओम इनवर्स को कभी कभी एमएचओ लिख देते हैं, महो, या फिर वो उसको साइमन कह देते हैं, साइमन एस। वो साइंटिस्ट थे तो अपने नाम का तो रखेंगे ही, जब उन्होंने डिस्कवरी की है तो अपना नाम थोड़ी छुपाएंगे। तो इस तरीके से एम ओम इनवर्स को हम साइमन कह देते हैं या फिर एमएचओ कह देते हैं। इसको सिंबल देख सकते हैं आप ये, ठीक है। अब हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से पहले हमें एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये मतलब इनवर्स होता है। तो पहले हम सेल कांस्टेंट देख लेते हैं। तो सेल कांस्टेंट होता है हमारा एल अपॉन में ए, मतलब जो हमारा कंडक्टर है या फिर जो हमारा सेल है उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। और सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। और रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टिविटी तो होती थी, है ना। अगर हम 1/ρ करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम के कहते हैं, तो के इज इक्वल टू अगर हम 1/ρ लिख दें तो ये हमारा क्या होगा, रो की वैल्यू क्या होती थी हमारी, ए आर बाय एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बाय ए इंटू आर, ठीक है। अब बात रही हमारा एल बाय ए क्या है, एल बाय ए हमारे एक सेल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको पहले आर लिख लेते हैं और इसको हम कहते हैं जी। तो आप कहेंगे कि जी तो हमने उसको बोला था कंडक्टेंस को, तो कंडक्टेंस को हम सी भी लिखते हैं, लेकिन इसको जी के बजाय हम जी स्टार लिख देते हैं, समझ गए। ये जी स्टार हो जाता है, तो ऐसे हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। तो अभी हमारी बात थोड़ी सी खत्म कंडक्टिविटी के रिलेटेड। हाँ, तो एक और बात है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अगर हम उसका डाइल्यूशन करते हैं तो वो हमारी डिक्रीज होती है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। लेकिन अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो उसके आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे। लिखा है ना आयंस पर सीसी, यानी पर यूनिट वॉल्यूम, तो घट जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब होता है सीसी, ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। ये जो सिंबल है ना लैम्डा जैसा, ये लैम्डा इसको बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा ट्रायंगल जैसा है, तो लैम्डा एम है। बेसिकली बात ये है कि हमारा एक होता है लैम्डा ये, और एक होता है हमारा लैम्डा ये। तो बेसिकली ये वाला जो लैम्डा होता है ये इससे बड़ा होता है, लैम्डा ये भी यही है, लेकिन ये एक लाइन इससे एक्स्ट्रा निकल गई है। अब हम बात करते हैं अपने मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है हमारा जितना आयन प्रोड्यूस हुए हैं जब हमारा एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम डिसॉल्व कर दें हमारे कुछ वॉल्यूम ऑफ ml सॉल्यूशन में, तो हम उसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, हम मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम के जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको हम 1000 अपॉन में मोलैरिटी से, मोलर कंडक्टिविटी के हमारा नंबर ऑफ आयंस पर सीसी है, आपको पता ही है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर हम उसको 1000 अपॉन मोलैरिटी कर देंगे तो हमारा वो हो गया वीएमएल पर वीएमएल हो गया, जब 1 मोल डिसॉल्व किया है तो 1 मोल पर वीएमएल तो मोलैरिटी होगा ना, और वो एमएल में था, मतलब इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। तो ये हमारा मोलैरिटी एम है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी लैम्डा एम की, मोलर मोलर कंडक्टिविटी की इसकी यूनिट हो जाएंगी
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर हम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिख देंगे। जॉर्ज साइमन ओम याद रखिएगा, उसका नाम था साइंटिस्ट का। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कुछ खास नहीं है हमारी, वो मिलती जुलती ही है। इसमें क्या होता है हमारा, जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का जब हम BML सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, मतलब जहाँ पे हमने मोल्स लिया था, तो हमारा मोल्स अपॉन में मोल्स इनटू एन फैक्टर करने से, मतलब एक तरीके से नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे ये आ जाएगा कि मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ही तो हमारा होता है नॉर्मेलिटी। तो वही तो करना है हमें, क्योंकि अगर हमारा 1/मोलैरिटी था, यानी मोल्स ऊपर थे, तो हमारा नीचे आएगा एन फैक्टर, तो जब एन फैक्टर नीचे आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k इंटू 1000/n, और जो n की वैल्यू होगी नॉर्मेलिटी होगी, और इसकी यूनिट्स होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट इनवर्स जिसको हम कहते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी। तो ये हमारी कुछ कंडक्टिविटी की टर्म्स थी, इसको हम लैम्डा इक्विवेलेंट लिखते हैं। अब आगे बात होगी हमारी कुछ, जैसे कि लैम्डा इक्विवेलेंट को डेरिवेशन कैसे हुआ। तो हमने क्या किया था, k इंटू वॉल्यूम कर दिया, ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के लिए 1000/नॉर्मेलिटी कर दिया, हो गया अपना। ठीक है, और जैसे मतलब लैम्डा मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए हमने k इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन जो था कर दिया था। तो अगर वो 1 मोल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि वो एक 1 अपॉन में मोलैरिटी है, लेकिन वो ml में था, इसलिए 1000 अपॉन में मोलैरिटी लिखना पड़ा था पिछली बार। तो और अगर, हाँ हाँ, एक और चीज, अगर हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो हमारी जो उसमें लैम्डा मोलैरिटी हो जाती है ना, लैम्डा मोलैरिटी, तो वो क्या हो जाती है, देखिए मैं बताता हूँ। अगर हमारा कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो हमारी लैम्डा एम जो है हमारा, ओहो, हाँ ठीक है, लैम्डा एम हमारा हो जाता है के ऑफ सॉल्ट इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा होगा। और के सॉल्ट कैसे निकलता है, के सॉल्ट निकालने के लिए हमें करना होता है के ऑफ सॉल्यूशन माइनस के ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक छोटी सी बेसिक सी टर्म्स थी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन करेंगे, और उसके कुछ ग्राफ देखेंगे। ग्राफ से हम नोटिस करेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे जाता है। फिर कोरेलियस लॉ को बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम मतलब लैम्डा में इन्फिनिटी के बारे में देखेंगे, लैम्डा में जीरो मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखेंगे, और कुछ लैम्डा इक्विवेलेंट सी पे देखेंगे, तो कुछ कंडक्टिविटी पे देखेंगे कैसे कैसे लिखते हैं उनको। सो इस वीडियो में